आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दुनिया एक युद्ध भूमि है, हर कोना एक लड़ाई है, सफलता पाने की, सम्मान कमाने की, दूसरों से बेहतर बनने की। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि सबसे खतरनाक लड़ाई हम अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। हमारे भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो हमें हर कदम पर रोकती है। क्या तू सच में इस लायक है? तेरे जैसे लोग कहां सफल होते हैं? अगर फेल हो गया तो? और धीरे धीरे हम उस आवाज पर यकीन करने लगते हैं। राम, जिसकी हार शुरू ही नहीं हुई थी, पर उसने मान ली। राम एक साधारण सा लड़का था। गांव से शहर आया, पढ़ाई की, मेहनत की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। दफ्तर में उसकी पहचान थी, एक मेहनती, विनम्र कर्मचारी के रूप में। लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। हर बार जब प्रमोशन की बात होती, राम का नाम नहीं आता। हर बार जब टीम मीटिंग में आइडिया मांगे जाते, वो चुप रहता। हर बार जब बॉस कहता कॉन्फिडेंस दिखाओ, राम मुस्कुराकर गर्दन झुका लेता। कभी किसी ने उससे पूछा नहीं, लेकिन सच ये था, राम खुद को उस कुर्सी पर बैठा हुआ देख ही नहीं पाता था। उसे लगता शायद मैं बना ही नहीं इस सब के लिए। राम के अंदर एक अनदेखा युद्ध चल रहा था। एक तरफ था उसका सपना, अपने माता पिता को शहर में घर दिलाना, और दूसरी तरफ था उसका डर, अगर मैं फेल हो गया तो। वो हर सुबह जल्दी उठने की कसम खाता, हर रात अपने ऑफिस के काम के साथ अपने सपने का बिजनेस आइडिया भी लिखता। लेकिन सुबह होते ही उसकी आंखें थकान से बोझिल हो जाती। छोड़ यार, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। वो कल कभी नहीं आता। राम को लगता था दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन असलियत ये थी, वो खुद ही अपनी राह में सबसे बड़ा कांटा था। श्याम, जो हर बात में खुद को काट देता था। श्याम की कहानी कुछ अलग थी, लेकिन दर्द वही था। वो बचपन से ही होशियार था, स्कूल में टॉप करता, कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती और हर कोई कहता बड़ा आदमी बनेगा ये लड़का। लेकिन हर बार जब मौका आता कुछ करने का, कुछ कहने का, श्याम पीछे हट जाता। कॉलेज में जब एक इंटरव्यू हुआ टॉप स्टार्टअप का, सबने कहा तू ही जाएगा सबसे पहले, लेकिन श्याम नहीं गया। क्यों? क्या पता रिजेक्ट कर दें? मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है, मेरे जैसे लड़कों को कौन पूछता है। उसने अपने मन में इतनी आवाजें पाल रखी थीं कि बाहर की दुनिया की सराहना उसमें जगह ही नहीं बना पाई। एक बार उसका प्रोफेसर बोला, श्याम, तुम्हें एक टेडेक्स टॉक देना चाहिए। श्याम मुस्कुराया, सिर हिलाया और फिर अगले दिन गायब हो गया। दरअसल वो कमरे में बंद था, डर से कांपता हुआ। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं और आवाज अंदर से कह रही थी, सबके सामने बोल नहीं पाएगा, बेइज्जत हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि लोग उसे जीनियस समझते थे और वो खुद को एक इम्पोस्टर। जिस लड़के के पास हुनर था, मेहनत थी, अवसर थे, वो हर बार खुद को रोक लेता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दीवार वो खुद था, खुद का दुश्मन। ये कौन होता है? हम सोचते हैं कि हमारा दुश्मन वो है जो हमें नीचा दिखाता है, जो हमारे खिलाफ बोलता है, जो हमारे रास्ते में आता है। पर क्या आपने सोचा है, वो आवाज जो कहती है तेरे जैसे लोग कहां कुछ कर पाते हैं, वो बाहर से आती है या अंदर से? वो डर जो हर मौके पर दिल को जकड़ लेता है, किसने डाला? वो सवाल, लोग क्या कहेंगे, क्यों बार बार हमारे कानों में गूंजता है? ये सब हमारी ही परवरिश, अनुभव और कंडीशनिंग का हिस्सा है। और धीरे धीरे हम उस भीतर के दुश्मन के आदी हो जाते हैं। उसका नाम भी नहीं होता, चेहरा भी नहीं, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि हम अपने सपनों के करीब जाने से पहले ही थक जाते हैं। छोटे छोटे उदाहरण जो आपने भी जिए होंगे। आपने कभी किसी मीटिंग में बात नहीं की क्योंकि लगा कहीं गलत ना बोल दूं। कोई दोस्त आपसे बुरा व्यवहार करता रहा, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि लगा मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। आप बार बार डाइट शुरू करते हैं, पर 3 दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर खुद को कोसते हैं। आपको लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं। इन सब का मतलब एक ही है, आप खुद को सैबोटाज कर रहे हैं। सेल्फ सैबोटाज, ये होता क्या है? सेल्फ सैबोटाज का मतलब है जब इंसान खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में अड़चन बन जाता है। ये किसी नशे की तरह होता है। हम जानते हैं कि ये हमें नुकसान दे रहा है,
फिर भी हम उसे दोहराते हैं, क्योंकि वो तकलीफ जानी पहचानी होती है और इंसान को सबसे ज्यादा डर अनजान चीजों से लगता है, चाहे वो खुशी ही क्यों ना हो। राम को डर था कि अगर वो एक कदम आगे बढ़े तो क्या होगा। श्याम को डर था कि अगर उसने खुद को साबित करने की कोशिश की और फेल हो गया तो वो इज्जत भी खो देगा जो अभी है। इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। सपनों को दफना देना जिंदा रहने से आसान लगा। इस पहले भाग में हमने राम और श्याम की कहानियों के जरिए ये समझा कि कैसे इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, बिना किसी बाहरी दुश्मन के। अगले भाग में हम देखेंगे सीता और गीता की गहराई से कहानियां कैसे महिलाएं खुद को दूसरों के लिए बलिदान के नाम पर भुला देती हैं और कैसे एक अदृश्य अपराध बोध हमें खुद से लड़ने पर मजबूर करता है। भाग 2, वो जो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही सीता। जब लोग उसे देखते तो कहते, क्या औरत है, बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारियां, नौकरी का प्रेशर सब अकेले संभाल लेती है। वो मुस्कुराती, सिर हिलाती और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहती, करना ही पड़ता है। लेकिन किसी ने कभी नहीं देखा उसकी थकी हुई आंखों को, उसके चेहरे पर छुपी चिंता की रेखाओं को, उसके होठों की मुस्कान के पीछे छुपी चुप्पी को। सीता हर सुबह 5 बजे उठ जाती। सबसे पहले बच्चों का टिफिन, फिर घर की सफाई, फिर पति के लिए नाश्ता, फिर खुद ऑफिस के लिए तैयार होना। रात को जब सब सो जाते वो रसोई में बैठकर अगले दिन की योजना बनाती। कभी कभार अकेले बैठकर अपने पुराने कॉलेज के फोटो देखती, जहां वो एक कवयित्री हुआ करती थी। हाँ, सीता एक कविताएं लिखने वाली लड़की थी। कॉलेज के स्टेज पर उसकी आवाज गूंजती थी, लोग तालियां बजाते थे। उसका सपना था अपनी किताब छपवाने का और शायद कभी अपना एक YouTube चैनल शुरू करने का। लेकिन फिर जिंदगी आ गई, शादी हुई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ीं और हर बार जब उसने खुद के बारे में कुछ सोचना चाहा, एक आवाज आई, पहले ये काम निपटा लो, फिर देखेंगे। वो दिन कभी नहीं आया। एक बार सीता ने अपने पति से कहा, मैं सोच रही हूं फिर से लिखना शुरू करूं। पति ने जवाब दिया, अभी टाइम कहां है इन सब का। सीता मुस्कुरा दी और उसके भीतर की लेखिका फिर एक बार चुप हो गई। सीता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? वो नहीं जो उसे रोकते थे, वो नहीं जो उसकी तारीफ करते थे, बल्कि वो आवाज जो हर बार उसके दिल में कहती थी, तेरी खुशी मायने नहीं रखती। गीता एक दोस्त थी, सलाहकार थी, बहन थी, बेटी थी और हर किसी की हमदर्द थी। हर कोई उसे फोन करता था, यार थोड़ा टाइम मिलेगा, एक बात करनी थी। और वो कहती, हाँ हाँ जरूर। हर किसी के दर्द का इलाज वो खुद बन गई थी। लेकिन एक दिन वो अपनी ही डायरी में लिख बैठी, मैं सबके लिए हूं पर मेरे लिए कोई नहीं। गीता की पहचान ही बन गई थी, वो जो ना नहीं कहती। अगर किसी दोस्त को मदद चाहिए वो दौड़ी चली आती। किसी को घर शिफ्ट कराना है, किसी का मूड खराब है, किसी को लेटर टाइप कराना है, गीता हमेशा हाँ करती। और धीरे धीरे उसने खुद को पूरी तरह खो दिया। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और आंखें भर आईं। मैं कौन हूं? मेरे अपने सपने क्या थे? मैं खुश हूं या बस सबको खुश करने में लगी हूं? गीता को जब भी खुद के लिए कुछ चाहिए होता तो उसके अंदर से एक आवाज उठती, इतनी सेल्फिश मत बनो, और वो अपने लिए सोचने से पहले ही पीछे हट जाती। सेल्फ सैक्रिफाइस और सेल्फ निग्लेक्ट के बीच की पतली लाइन को वो पार कर चुकी थी और अब उसे फर्क ही नहीं पता था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? वो नहीं जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि वो जो हर दिन उसे ये महसूस कराता था, तू तभी अच्छी है जब दूसरों को अपनी जरूरत हो। महिलाओं के आत्मसंघर्ष की चुप कहानियां। हमारे समाज में महिलाओं को सिखाया जाता है, दूसरों का ख्याल रखना तुम्हारा धर्म है। और सीता, गीता जैसे अनगिनत नाम इस धर्म को अपना अस्तित्व बना लेते हैं। वे मां बनती हैं, बहन बनती हैं, पत्नी बनती हैं, लेकिन एक जगह पर आकर खुद होना भूल जाती है। हर बार जब सीता खुद के लिए कुछ सोचना चाहती, वो गिल्ट फील करती। हर बार जब गीता ना कहने की कोशिश करती, उसे डर लगता कि कोई नाराज ना हो जाए। और इस सब में एक चीज रोज रोज मरती रहती थी, उनकी आत्मा। आत्मसंदेह और अपराध बोध का खेल, सेल्फ डाउट और गिल्ट ऐसे हथियार हैं जो समाज नहीं,
इंसान खुद अपने खिलाफ इस्तेमाल करता है। सीता ने अपने अंदर से वो आवाज सुननी बंद कर दी थी जो कहती थी तू कुछ भी कर सकती है, और गीता ने वो पहचान खो दी थी जिसे कहते हैं अपना होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हार मान ली थी। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बीज अभी भी जिंदा था, एक उम्मीद कि शायद कभी वो खुद को फिर से पालें। इस भाग में हमने देखा कैसे सीता और गीता ने समाज की अपेक्षाओं और अपने भीतर की आवाज के बीच खुद को खो दिया। उनका आत्मसंघर्ष दुनिया से नहीं, अपने ही मन के जाल से था। भाग 3, अंदर की जड़ें और जागृति की पहली चिंगारी। अब तक हमने देखा राम, श्याम, सीता और गीता, 4 नाम, 4 कहानियां, लेकिन एक ही जड़, खुद से संघर्ष। अब सवाल उठता है, ये जड़ें कहां से आती हैं? इंसान जैसे ही जन्म लेता है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। जो लिखा जाएगा वही उसकी सोच बन जाएगी। बचपन की छाप, जहां आत्मसंदेह की नींव रखी जाती है। राम जब छोटा था तो अक्सर उसके पापा कहते थे तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। शायद उन्होंने गुस्से में कहा होगा या सुधारने के इरादे से, लेकिन हर बार जब वो ये सुनता उसके मन में ये लाइन छपती गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। श्याम को स्कूल में सब कहते थे तू बहुत होशियार है, लेकिन एक बार जब वो स्टेज पर अटक गया तो टीचर ने सबके सामने हंसते हुए कहा इतना टॉप करता है पर बोल नहीं सकता। वो एक वाक्य, उस दिन की एक हंसी उसके आत्मविश्वास को हमेशा के लिए चुप करा गई। सीता की मम्मी हमेशा कहती थीं बेटी को तो सबके लिए सोचना चाहिए, खुद की नहीं। और गीता जब अपने मन की बात बोलती तो घर में ताना मिलता, बहुत जबान चलने लगी है। इन सब बातों ने धीरे धीरे एक आंतरिक आवाज बना दी, एक ऐसी आवाज जो हमें अपने खिलाफ खड़ा करती है। हम क्या सोचते हैं हम वही बनते हैं। कोई इंसान अचानक से खुद को कमजोर, डरपोक या नाकाबिल नहीं मानता। ये सोच धीरे धीरे बनती है हर उस शब्द से जो हमें बचपन में मिला, हर उस पल से जब किसी ने हमें छोटा, बेकार या चुप रहने लायक समझा, और फिर हम इस सोच को सच मान लेते हैं। राम के लिए ये सोच बनी मैं जिम्मेदारियों के लायक नहीं हूं। श्याम के लिए लोगों के सामने बोलूंगा तो बेइज्जत हो जाऊंगा। सीता के लिए मेरे सपनों से ज्यादा जरूरी है सबकी खुशी। गीता के लिए मुझे चुप रहना चाहिए नहीं तो लोग छोड़ देंगे। ये सोचें एक आंतरिक दुश्मन बन जाती हैं और हम इनसे इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें लगता है ये आवाज हमारी है। कंडीशनिंग वर्सेस रियलिटी। हर बार जब हम कहते हैं मैं आलसी हूं, मैं डरपोक हूं, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो असल में हम अपनी परवरिश की परछाई बोल रहे होते हैं। लेकिन सवाल उठता है क्या ये सब वाकई सच है? नहीं, ये सिर्फ कंडीशनिंग है, हमारी सोच जो दूसरों ने बनाई है। और अगर वो सोच बदली जा सकती है तो हमारी जिंदगी भी। पहली चिंगारी, आत्म जागृति का क्षण। एक दिन राम ऑफिस से बहुत थका हुआ लौटा। टीवी ऑन किया, एक मोटिवेशनल वीडियो चल रहा था। उसमें एक लाइन थी, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया कैसे करेगी। उस लाइन ने राम को हिला दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ मैं खुद को दुश्मन मानकर जी रहा हूं। श्याम को एक दिन एक छोटा बच्चा मिला जो स्टेज पर बोलने से डर रहा था। श्याम ने उसका हाथ पकड़ा, कहा कोई बात नहीं बेटा, डर लगता है फिर भी बोलो। और उसी पल श्याम को लगा मैं खुद से ये बात कभी नहीं कह पाया, शायद अब कह सकता हूं। सीता एक दिन बाथरूम के शीशे में खुद को देख रही थी। बाल बिखरे थे, आंखें थकी हुई, लेकिन पहली बार उसने खुद से कहा मैं भी जरूरी हूं। गीता के पास एक बार किसी दोस्त ने कहा आज तू मेरे लिए नहीं, अपने लिए वक्त निकाल, और वो रो पड़ी क्योंकि किसी ने पहली बार उसे खुद की याद दिलाई। परिवर्तन का बीज हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है अब बहुत हो गया, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। इस जागृति का मतलब ये नहीं कि सब तुरंत बदल जाएगा, पर इसका मतलब है अब आप उस अंदर की आवाज को पहचान चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि वो आवाज आपकी नहीं बल्कि किसी और की दी हुई है। इस भाग में हमने जाना कैसे बचपन और समाज की बातों से खुद का दुश्मन बनता है, कैसे हमारी असली पहचान कंडीशनिंग में खो जाती है, और कैसे एक छोटी सी जागृति हमें फिर से खुद तक पहुंचा सकती है।
अगर इस वीडियो से आपकी सोच में गहराई आई हो तो मेरी मेहनत सफल हुई। नीचे कमेंट करें, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उससे कैसे लड़ रहे हैं। इससे हम सबको सीखने और बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें